हेलो एवरीवन। बीएससी फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स लेक्चर की सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीबाई मॉडल फॉर लैटिस स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे थे कि जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे जो स्पेसिफिक हीट होती है डिफरेंट सॉलिड के लिए डिफरेंट होती है, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। और उसका जो बेसिक नेचर होता है स्पेसिफिक हीट का, वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज होता है। C इज़ प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो इसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे और डिबाई ने इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया था उसको हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़ चुके थे, आइंस्टाइन ने कुछ इस तरह का दिया था जो केवल एक्सपोनेंशियल टर्म्स में इसको बताया था, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मेल नहीं खाता था। तो देखते हैं डिबाई मॉडल क्या होता है। और आइंस्टीन ने इन जनरली एक गलती की थी वहाँ पर, कि गलती इन द सेंस कि उसको समझाने के में कि क्वांटम प्लांक का जो लॉ है उसको लिया गया, लेकिन उसको माना गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, मतलब कि पार्टिकल को या फिर ऑक्सीलेटर को डिस्टिंग्विशेबल माना गया था। लेकिन इन जनरली जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आपके इनडिस्टिंग्विशेबल। तो देखते हैं यहाँ पर 1912 में वैज्ञानिक डिबाई ने माना कि आइंस्टीन की यह परिकल्पना कि क्रिस्टल के सभी परमाणु एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से तथा समान आवृत्ति से कंपन करते हैं, यह गलत है। वास्तव में परमाणु दोलित परस्पर युग्मित होते हैं, मतलब कि वो कपल्ड होते हैं। मतलब कि एक परमाणु का वाइब्रेशन दूसरे परमाणु के वाइब्रेशन में असर डालता है या उसको डिस्टर्ब करता है, तभी वो वाइब्रेट कर सकते हैं एक साथ। और वो निश्चित परास में क्या करते हैं, दोलन करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस ये था कि आइंस्टीन ने भी वही माना था, लेकिन आइंस्टीन ने क्या किया था कि जो काल्पनिक विधाएं हैं उसकी गणना नहीं की थी। लेकिन डिबाई यहाँ पर काल्पनिक विधाएं जो हैं, वाइब्रेशनल मोड है, उसको गणना में लिया है। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि जो सभी परमाणु स्वतंत्र रूप से दोलन करते हैं, लेकिन डिबाई ने माना कि नहीं, वो युग्मित या फिर कपल्ड ऑक्सीलेटर्स हैं। और कपल्ड ऑक्सीलेटर के कॉन्सेप्ट में जो वेव होती है वो अपने मोड को चेंज करती है, ज़ीरो मोड, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड। तो इसके बेसिस पे हम इसको समझ सकते हैं। इन जनरली अगर हम देखें कि ये एक दो सस्पेंशन पॉइंट्स हैं और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रस्सी ऐसा बांध दिया। अब इसके कौन कौन से मोड हो सकते हैं, मैं अगर इसको डिस्टर्ब करूँ तो पहला मोड इसका ये होगा, रस्सी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। फिर क्या हो सकता है, ये वाला, फिर ये इसका सेकेंड मोड हो गया। फिर क्या हो सकता है, फिर इस तरह से, फिर इसके बाद फिर और। तो ये डिफरेंट मोड्स को कैलकुलेट किया था डिबाई ने कि, और इसके पर्टिकुलर वैल्यूज़ होंगी और एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी या पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, इसके बारे में हमें बताया था। तो इसको देख लेते हैं, इसके क्या पोस्टुलेट्स थे। ठोस को एक समदैशिक प्रत्यास्थ सतत माध्यम माना जा सकता है। ठोस में प्रत्यास्थ कंपन होते हैं, मतलब कि निश्चित उच्चतम मान न्यू एम तक वो क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। मतलब कि ज़ीरो से लेके एक निश्चित मान तक ये दोलन कर सकते हैं, इन्फिनाइट नहीं कर सकते। यहाँ पर लिमिटेशन लग गई। और उसकी टोटल 3n आवृत्तियाँ ही संभव हैं। n क्या है आपका, एवोग्रेडो नंबर है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आवृत्ति परास न्यू व न्यू प्लस डी न्यू में कंपन विधाओं की संख्या एन न्यू डी न्यू होती है, जिसमें ऊर्जा वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के नियम का पालन करता है। तो मुझे लगता है कि डिबाई ने भी यहाँ तक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को लिया है, लेकिन है क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर।
और प्रत्येक कंपन विधा को स्वतंत्र सरल आवर्ती दोलित के तुल्य माना जा सकता है, जिसकी क्वांटम सिद्धांत के अनुसार औसत ऊर्जा जो आइंस्टाइन ने निकाला था वही होगी। आइंस्टाइन ने पूरा सफल व्याख्या की थी, लेकिन गुणात्मक रूप से की थी। तो औसत ऊर्जा इतनी आ गई। अब 1 किलोग्राम परमाणु क्रिस्टल की कुल ऊर्जा U इक्वल टू एन न्यू डी न्यू एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। और 0 से न्यू एम क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू। तो हमको निकालना यही है, 5 नंबर का जो पॉइंट आपको दिख रहा है हमको वही निकालना है। क्या निकालना होगा इसमें, एन यू की वैल्यू मतलब कि इंटरनल एनर्जी, और उसके बाद स्पेसिफिक हीट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि एक सतत माध्यम में काल्पनिक विधाओं की गणना के लिए माना कि 2 सिरों से एक डोरी बंधी हुई है और उसके डिफरेंट कंपन विधाएं जो मैंने आपको बताया वही। तो उसके लिए जो इक्वेशन होगा वो ये वाला होगा, और इसका जो व्यापक हल होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पर कि इन जनरली अगर हम जो देख रहे हैं इक्वेशन में, वहाँ पर डिफरेंट एन मोड्स हैं और यहाँ पर केवल 2 मोड्स दिए हुए हैं। तो इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये एक पार्टिकल इन अ बॉक्स आप मान सकते हैं इसको, जैसे देखिए जी, और इसकी लेंथ है L। तो ये कंपन विधाएं हैं इस तरह से, फिर इस तरह से होगी, फिर इस तरह से। तो यहाँ पर इसके बेसिस पे L को रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो वेव नेचर होता है वो लैम्डा के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ कंपेयर कर सकते हैं आप, इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। अगर आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है न्यू एन उसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो न्यू आवृत्ति की संभव कंपन विधाओं की संख्या n इक्वल टू 2L अपॉन C इंटू न्यू। आप चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं, और इसके बेसिस पे न्यू व न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति परास में संभव कंपन विधाओं की संख्या डी एन इक्वल टू, इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1 डायमेंशनल था, इसी इक्वेशन को हमने 1 डायमेंशन लिखा था, इसको आप 3 डायमेंशन भी लिख सकते हैं। 3 डायमेंशन में इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये वाला। फिर 3 डायमेंशन में आप क्या कीजिए, जो शाई की वैल्यू उसको रख दीजिए सिंपल सा। तो आपके पास लास्ट में जो इक्वेशन आएगा वो इस तरह का कुछ इक्वेशन आएगा, और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब कि एक स्फीयर का इक्वेशन बताता है। और एन एक्स एन वाई एन जेड आपको क्या बता रहा है, एक्स डायरेक्शन में कंपन विधाएं, वाई डायरेक्शन में कंपन विधाएं, और जेड डायरेक्शन में कंपन विधाएं एन जेड। और उस पर्टिकुलर गोले की त्रिज्या होगी वो 2L न्यू अपॉन सी होगी। इसको आप देख सकते हैं कंपेयर करके। और आवृत्ति परास में कंपन विधाओं की संख्या जो है 1/8 पार्ट ही क्या होगा आपका, पॉजिटिव नेचर का होगा, क्योंकि N1 N2 सॉरी NX NY और NZ की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो अगर आप 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जैसे x है, y है और ये z है, तो इस ऑक्टेट में ही क्या होगा आपका, पॉजिटिव x y और z की वैल्यू मिलेगी। तो इसी के बेसिस पे अगर मैंने इसको nx ny और nz माना तो nx ny nz की पॉजिटिव वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, केवल 1/8 पार्ट ऑफ स्फीयर में। तो इसके बेसिस पे आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो लास्ट में आप इसको निकाल लेंगे। अब आवृत्ति परास न्यू व न्यू प्लस डी न्यू में कंपन विधाओं की संख्या एन न्यू डी न्यू।
तो सिंपल सा आपके पास अगर एन यू की वैल्यू आ गई है तो आप उसको क्या कीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए न्यू के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास आ जाएगा। एक्चुअल में ये क्या आया था आपका, कंपन विधाओं की संख्या जीरो से न्यू आवृत्ति परास में, लेकिन ये है आपका कंपन विधाओं की संख्या न्यू है न्यू प्लस डी न्यू में, तो डी न्यू से एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा। और एल क्यूब मतलब कि एल हमारा वन डायमेंशन बॉक्स के लिए था, टू डायमेंशन के लिए एल स्क्वायर हो जाएगा एरिया, थ्री डायमेंशन के लिए एल क्यूब हो जाएगा, तो एल क्यूब को वॉल्यूम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है नीचे इसको थोड़ा सा देखिएगा, दो कंपन होते हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, उसको एक्सप्लेन किया गया है, दो से मल्टीप्लाई करेंगे बस और कुछ नहीं। तो इसके बाद न्यू व न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति में हमने देखा था, लेकिन डिवाई ने ये बोला था कि क्रिस्टल के अंदर केवल वही कंपन संभव है जिनकी आवृत्ति जीरो से उच्चतम आवृत्ति न्यू एम होगी, तो इसके लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस तरह से। और उसके जो टोटल आवृत्ति संभव आवृत्तियाँ कितनी होंगी, 3n के इक्वल होंगी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको 3n के इक्वल लिखा गया है। तो आप इसको देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और लास्ट में देखिए जो इसकी वैल्यू आई है इसको पुट किया गया है बस इस तरह से। और आइंस्टाइन ने जो निकाला था उसको आप देख लीजिए यहाँ पर, ये जो एवरेज वैल्यू था एनर्जी का न्यू आवृत्ति के दोलित्र की माध्य ऊर्जा, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इंटर एनर्जी निकालनी है। तो इंटर एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, इस तरह से, तो इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा एक बार। तो इंटीग्रेशन देखिए पूरा नहीं हुआ है अभी भी, इंटीग्रेशन आप कर लेंगे इसको, और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, लैटिस की स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कीजिए इसको, अब डिफरेंशिएट करने के बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी यहाँ पर। इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड तरीके से ही सॉल्व किया जा सकता है, इतना आसान नहीं है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो कुछ क्वांटिटी आपको दिख रही है एच न्यू एम अपॉन के, उसको क्या लिखा गया है, थीटा डी लिखा गया है। थीटा डी क्या है, डिवाई टेम्परेचर है। जैसे एच न्यू अपॉन के हमने लिखा था आइंस्टीन में थीटा, उसको आइंस्टीन टेम्परेचर, वैसे ही डिवाई ने भी इसको माना है। और इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी। तो स्टार्टिंग में जो हमको u की जो वैल्यू मिली थी ये वाली, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, इसको हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन के आधार पे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या क्या थी, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इन सभी टेम्परेचर पे ये जो स्पेसिफिक हीट की थ्योरी है वो ट्रू है कि नहीं उसको देखेंगे। तो पहला कंडीशन है, देखते हैं, उच्च तापों पर जबकि कैपिटल टी इज ग्रेटर ग्रेटर देन थीटा डी, अर्थात एक्स एम इज लेस देन वन, मतलब एक्स एम आप चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, एक्स की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एच न्यू बाय के टी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स एम की वैल्यू क्या होगी, एच न्यू एम अपॉन के टी। तो आप इसमें वैल्यू रख देंगे सिंपल सा, इसमें आपने वैल्यू रखा, और वैल्यू रखने के बाद आप चाहें तो इसमें एक्स एम लेस देन वन है, तो एक्स अगर लेस देन वन है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला, इस इंटीग्रेशन में, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और आप इसमें वैल्यू रख दीजिए सिंपल सा, और इसको सॉल्व कीजिए आप इस इंटीग्रेशन को, बेसिक सा है। तो लास्ट में आपका आएगा 3 n k t इक्वल टू 3 r t, एन के को हम कैपिटल आर लिख सकते हैं, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और अगर आपके पास यू आ चुका है एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर, तो सी की वैल्यू क्या आ सकती है,
3R, मतलब कि डिबाई थ्योरी आपको हाई टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 3R के बराबर आती है, मतलब कि कांस्टेंट होती है। ये इसको प्रूफ कर रहा है, जो हमारा ड्यूलोंग पेटिट का नियम भी ये बता रहा था और आइंस्टीन का नियम भी हमको बता रहा था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लो टेम्परेचर पे इसका क्या नेचर होता है। तो लो टेम्परेचर पे मतलब कि कैपिटल टी इज लेस देन थीटा डी, मीन्स अगर कैपिटल टी लेस देन थीटा डी होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए कैपिटल टी की वैल्यू आप लो टेम्परेचर मतलब कि नियरली ज़ीरो के आसपास रखें तो एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स इज टेंस टू इन्फिनाइट यहाँ पर। ठीक है, तो आप सिंपल सा वैल्यू रख दीजिए जो सी की वैल्यू आई थी उसमें, और इसी के बेसिस पे आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। प्रामाणिक समाकलन भी होता है चाहें तो, या डायरेक्ट इस कंडीशन को यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बेसिस पे आपके पास आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो, और एक्स एम क्यूब की वैल्यू रख दीजिए। एक्स एम क्यूब की वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्स एम की वैल्यू क्या होगी आपकी, एच न्यू बाय के टी होगा। अगर एक्स एम क्यूब निकाल रहे हैं तो देखिए ये इस तरह से आएगा, मतलब कि एक्स एम की वैल्यू रखेंगे तो टी क्यूब ऊपर चले जाएगा और ये कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए थीटा डी कांस्टेंट है और बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं। इसका मतलब क्या आ गया आपका, सी की वैल्यू टी क्यूब के प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि लो टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स हैं वो टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि जो डिबाई थ्योरी है वो उसको एक्सप्लेन कर सक रहा है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे भी। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको कंक्लूड करनी पड़ेंगी। जैसे हाई टेम्परेचर पे सभी ठोसों की जालक विशिष्ट ऊष्मा नियत होती है और यह ताप पर निर्भर नहीं करती, सिंपल सा। और उसके लो टेम्परेचर पे किसके इक्वल होता है, टी क्यूब के। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ताप घटाया जाएगा, वैसे वैसे विशिष्ट ऊष्मा का मान भी घटता जाएगा क्यूब रूप से। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो थीटा डी है वो एक अपने आप से लिया गया है। तो अभी तक जो सक्सेसफुल थ्योरी है वो डिबाई की ही थ्योरी है। इसमें डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिबाई टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अभी तक जो सक्सेसफुल थ्योरी है जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन कर सकी है वो डिबाई की ही है। इसलिए इसको हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।